नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राजधानी लाइव में। किसान आंदोलन का आज 54वां दिन है और आज भी किसान एक कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच सरकार के पुराने रुख पर लौटते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम कानून के हर बिंदु पर क्लॉज वाइज चर्चा करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अब हमें उम्मीद है कि 19 जनवरी को किसान बिंदुवार चर्चा करेंगे और सरकार को बताएंगे कि कृषि कानून रद्द करने के अलावा वे और क्या चाहते हैं। कृषि कानून रद्द करने को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच में गतिरोध जारी है, लेकिन समाधान की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से कहा कि किसान कृषि कानून को रद्द करने की मांग को छोड़कर कोई दूसरा विकल्प तलाशें। और साथ में उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि एक बार फिर से उन्होंने अपनी बात करते हुए उन्होंने कहा कि कानून सरकार को वापस लेने ही पड़ेंगे, तभी किसान घर जाएंगे। बीते रोज कृषि मंत्री ने कहा कि हमने किसान संगठनों को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें हम उनकी मंडी से जुड़ी समस्याओं, व्यापारियों के पंजीकरण और दूसरे मुद्दों पर चर्चा के लिए राजी हो गए थे। सरकार पराली और बिजली से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा करने को तैयार थी, लेकिन किसान सिर्फ कानून को रद्द करना चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर किसान और विशेषज्ञ कृषि कानूनों के पक्ष में हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कानून को लागू नहीं किया जा सकता। ऐसे में अब कानून को रद्द करने की मांग का कोई मतलब नहीं रह गया है। पराली का विषय हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का विषय हो, ये आने वाले कल के विषय थे, लेकिन सरकार ने इस पर भी कहा कि हम सकारात्मक रूप से बातचीत भी करेंगे, विचार भी करेंगे, होगा तो इसका संशोधन भी करेंगे। लेकिन किसान यूनियन टस से मस होने को तैयार नहीं है। लगातार उनकी एक कोशिश है कि तीनों एक्ट को रिपील किया जाए। भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो होता है। ये तीनों कानून भी हैं, इन पर भी देश के अधिकांश किसान, विद्वान, वैज्ञानिक और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इनसे सहमत हैं और इनके साथ खड़े। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तीनों एक्ट के क्रियान्वयन को रोक दिया है। तो मैं समझता हूं जिद का सवाल ही खत्म होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रियान्वयन को रोक दिया है तो अब इन कानूनों का हो नहीं रहा है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज वाइज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। हम नहीं करते, उनको साफ मना कर दिया। ना हमने क्लोज वाइज चर्चा करी, ना हम क्लोज वाइज चर्चा करेंगे। 3 बिल ही वापसी का घर जाने का एक रास्ता है और दिल्ली के दरवाजे जब ही खुलेंगे जब 3 बिल वापसी हो जाएंगे। जो सिरसा जी है, बलदेव सिंह सिरसा, उनको एनआईए के सामने पेश होना है, वो मना कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत लोगों को होना है। अभी तो उन गांव के लोगों को भी होना है जिन्होंने 40 किलो आटा दिया है, उस घर को भी होना है कि 40 किलो आटा कहाँ से जाया, इसकी पूरी रसीद दिखाओ, किस खेत का ये पैदा हुआ था, आपने गेहूं की खेती करी थी या नहीं करी थी, ये कहाँ से आना है। तो समझे क्या होना है। 19 तारीख को बैठक हो रही है, उसमें शामिल होंगे। बैठक होगी, उसमें शामिल होंगे। क्योंकि तो राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, आज 54वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। सबसे पहले क्या कुछ अपडेट आंदोलन से जुड़ी है? किसान आंदोलन बिल्कुल अभी तक जारी है और लगभग 54 दिन हो चुके हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें वहीं आ रही है बार बार के कृषि कानून वापस होना चाहिए, कृषि कानून वापस होना चाहिए, मगर अभी भी सरकार की तरफ से बार बार तारीख दी जा रही है और कहीं ना कहीं हर बार यही कहा जाता है कि अब की तारीख पर आश्वासन है कि किसान और सरकार के बीच में तालमेल बनेगा, मगर कहीं ना कहीं वो तालमेल जब बैठक खत्म होती है तालमेल बनता नहीं है और अगली डेट दे दी जाती है। मगर जिस तरीके से लगातार अभी भी कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम 19 तारीख की बैठक के लिए तैयार हैं, मगर
सर की जो किसान है वो हमें कानून रद्द करने के अलावा कोई और दूसरा विकल्प दीजिए। मगर कृषि कानून के कह सकते हैं जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं ये चीज भूल गए। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि कृषि सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर रोक लगा दी गई है तो कानून का कोई मतलब ही नहीं बनता। कानून ने सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ रोक लगाई है, यानी कि कह सकते हैं उस पर अभी तीनों कानून को सिर्फ 2 महीने के लिए रोक लगाई है, उसे खारिज नहीं किया है। मगर जिस तरीके से बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट जरूर किया है कि 2 महीने के लिए रोक लगाई गई है। उसके बाद जो चर्चा होगी, यानी जो रिपोर्ट पेश की जाएगी कमेटी की, वो कमेटी के आधार पर ही कानून वापस दोबारा लागू होगा नहीं होगा ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, मगर क्या अभी कृषि मंत्री के हाथ में नहीं है। कृषि मंत्री चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया तो ये सीधा सीधा कहें तो कृषि मंत्री का कहना है कि कानून खत्म हो चुका है, मगर कानून खत्म नहीं हुआ। शायद ये शब्दों का खेल है जो पॉलिटिक्स में ज्यादा खेला जाता है, क्योंकि सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। और कहीं ना कहीं कृषि कानून कोई मंत्री जो है वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप विकल्प दूसरा दीजिए, मगर सरकार जो अभी तक कह रही थी कि हम विकल्प तलाश रहे हैं, बातचीत का दौर कर रहे हैं, मगर वो जब तक अगर तक सरकार जब तक गंभीर नहीं थी तो अब गंभीर कैसे हो जाएगी, ये कहीं ना कहीं सवाल बनते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कह सकते हैं किसान संगठनों के जो नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि हम तीनों ही कानूनों को रद्द करा के जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है अभी कानून रद्द नहीं हुए हैं, सिर्फ रोक लगी है। मगर कृषि कानून को लेकर जिस तरीके से सरकार की तरफ से बैठकें की जा रही हैं, बैठकें बेनतीजा होती जा रही हैं और सरकार कहीं ना कहीं कृषि कानून को रद्द करने के कह सकते हैं मूड में नजर नहीं आ रही, और इसीलिए कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर बन रही है। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से सरकार कह रही है हम बिजली बिल को लेकर भी कदम उठाएंगे, बातचीत का दौर करेंगे, पराली को लेकर भी, और किसानों की जो सब परेशानियां हैं वो भी कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश करेंगे। मगर जितनी बैठकें हुई हैं अभी तक उनके अंदर ऐसे कोई भी गौर नहीं किया गया था जिससे बाकी किसानों की जो परेशानियां थी, या कह सकते हैं बिजली को लेकर या फिर पराली को लेकर, या फिर उनमें समझौता जरूर हुआ था, मगर समझौता वो पूरी तरीके से नहीं हुआ था। मगर अब बात करें जिस तरीके से तीनों ही कृषि कानूनों को वापस कराने की प्रक्रिया है वो अभी किसानों की तरफ से जारी है, और किसान 26 जनवरी की रणनीति बना चुके हैं, और शायद इसी की वजह से सरकार को प्रेशर बन रहा है। और सरकार की तरफ से जो कृषि मंत्री है कल उन्होंने कहा है कि हम दूसरा विकल्प तलाशेंगे, और किसान जो है हमें दूसरा विकल्प दीजिए ताकि हम बातचीत का दौर जो है वो आगे बढ़ा सके और जो किसानों की मांग है उसको पूरी कर सके। मगर एक स्पष्ट किसानों की तरफ से भी साफ कर दिया गया है, जिस तरीके से राकेश ने स्पष्ट कर दिया कि हम तीनों ही कृषि कानून को वापस करा के जाएंगे। अगर कृषि सरकार तीनों ही कृषि कानून को वापस नहीं करती है तो दिल्ली की सीमाओं से वो हटने वाले नहीं है। बिल्कुल, लेकिन साथ में राजीव आज बहुत बड़ा दिन ये भी है क्योंकि 26 तारीख को जो ट्रैक्टर मार्च निकाले जाना है, जो ट्रैक्टर परेड निकालनी है, उसको लेकर आज दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। तो ऐसे में क्या कुछ हलचल किसान आंदोलन के लोगों में देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन के लिए किसान बिल्कुल तैयार है और लगभग किसान आंदोलन चल भी रहा है। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से 26 जनवरी की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं आज उसकी कह सकते हैं दिल्ली पुलिस से परमिशन भी मांगी गई है कि वो ट्रायल भी कर सकते हैं, और ट्रायल जो होगा वो देखने वाला होगा। मगर एक चीज स्पष्ट है, दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी भी कोई परमिशन नहीं दी गई है। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की में भी याचिका लगाई गई है कि दिल्ली पुलिस से उनको परमिशन दिलाई जाए, जिस तरीके से वो ट्रैक्टर मार्च की रैली निकालना चाहते हैं। मगर बात करें जिस तरीके से सरकार की, तो सरकार साफ कर चुकी है कृषि कानून वापस नहीं होगा, संशोधन बीच का रास्ता अपनाया जा सकता है, मगर बीच का रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। और दिल्ली किसानों को जो कह सकते हैं जो 26 जनवरी की परेड के लिए वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी परमिशन नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं किसानों को दबाने की जरूर कोशिश की जा रही है, मगर सरकार और पुलिस दोनों ही एक साथ है और एक पहलू के अंदर है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं किसानों की जो मांग है वो पूरी होती नजर नहीं आएगी। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन साथ में एक और बात, क्योंकि एनआईए की जो नोटिस जारी किए गए उसके बाद से सियासी रूप से भी लगातार सरकार पर हमला किया जा रहा है, तो वहीं जो किसान नेता हैं वो भी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि इस आंदोलन को दबाने की कोशिश है। क्या कुछ दिल्ली में किसानों की तरफ से कहा जा रहा है, क्या कुछ राकेश टिकैत ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है? जी राजीव। देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें राकेश टिकैत की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार अगर किसी कानून को लेकर जिस तरीके से किसान बैठे हुए हैं उनको नहीं हटा पा रही है तो कहीं ना कहीं दूसरी रणनीति अपना रही है, यानी कि उनके ऊपर कह सकते हैं संस्थाओं के द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है ताकि उनको लोगों को गुमराह किया जा सकते हैं, उनका आंदोलन कमजोर किया जा सके। उसी को लेकर जिस तरीके से कह सकते हैं किसान संगठनों के नेताओं के पास नोटिस आ रहा है, यहाँ तक कि उनके जो खेती बाड़ी के जो कह सकते हैं बिजली है वो भी कहीं ना कहीं उनको बिल भेजा जा रहा है, वो भी एक्स्ट्रा बिल भेजा जा रहा है, और कहीं ना कहीं उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो आंदोलन से पीछे हटे। मगर किसी न
हर तरीके से किसान संगठनों के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि वो पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे इसके लिए उनके पास जमीन रहे या ना रहे, या उनका जीवन रहे या ना रहे, मगर वो जब तक जान है जब तक लड़ते रहेंगे। मगर जिस तरीके से सरकार कहीं ना कहीं रणनीति जरूर बना रही है इस आंदोलन के कमजोर करने की, क्योंकि हर पहलू से किसान को हटाया जाने की कोशिश की जा रही है। मगर बात करें जिस तरीके से कृषि कानून की, जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा तो किसान जो है वो पीछे हटने वाले नहीं है, और इसीलिए राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे सरकार इसके लिए कितना भी जोर लगा ले। जैसे सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, चाहे किसी को भी कितना जोर लगा ले, उसी शब्दों के अंदर शायद राकेश टिकैत ने भी साफ कर दिया कि कृषि कानून जब तक वापस नहीं, वो पीछे हटने वाली है, चाहे किसी को भी कोई जोर लगाना हो लगा ले। जी लेकिन राजीव, साथ में विपक्ष की हम अगर बात करें, क्योंकि कांग्रेस ने देरी बेशक की हो लेकिन लगातार वो भी प्रदर्शन के माध्यम से और अपने बयानों से सरकार को घेर रही है। रणदीप सुरजेवाला ने कल भी आरोप लगाए हैं, एनआईए की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं विपक्ष के नेताओं की देखने को मिल रही हैं? किस तरह की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है इस आंदोलन को लेकर? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें रणदीप सुरजेवाला की, तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ में है और किसानों की जो आवाज है उठाने की बिल्कुल कोशिश की जा रही है। यहां तक कि हर तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो या फिर सरकार को घेरने की तैयारी हो या फिर प्रदर्शन की तैयारी हो, वो भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से कर रहे हैं और यहाँ तक कि सरकार को घेरने की कोशिश भी की जा रही है। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से किसान और विपक्ष दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार जनता तक एक मैसेज जा रहा है कि सरकार जो है वो काम नहीं कर रही है, और यहाँ तक कि किसानों को और आम जनता को परेशान करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस तरीके से नए नए जो कानून लेके आ रही है और उससे कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को फायदा दिया जा रहा है, सिर्फ गरीबों को फायदा नहीं दिया जा रहा। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष एक चीज और कह रहा है, जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन आई है और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं पैसे कमाने की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है, क्योंकि एक वैक्सीन लगभग 200 रुपए की दी जा रही है और दूसरी वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों में वो 1000 रुपए की दी जा रही है। कि दोनों के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? क्योंकि 800 रुपए का फर्क आ रहा है और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जनता के अंदर एक मैसेज दिया जा रहा है किसान कह सकते हैं विपक्ष की तरफ से कि सरकार जो है सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा देने की कोशिश कर रही है। अगर 1000 रुपए का वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों में मिलता है तो फिर 200 रुपए वाला क्यों नहीं मिल रहा है? तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर जनता तक मैसेज जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं जो काम कर रही है वो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए कर रही है, ना ही जनता के लिए। मगर इसी तरीके से विपक्ष लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के साथ साथ किसान का भी प्रेशर पड़ा हुआ है सरकार के ऊपर, मगर सरकार दोहरे प्रेशर के अंदर होते हुए भी कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, यानी कि अपना बाहर निकालने की कोशिश कर रही है और जनता तक एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। सरकार जो कर रही है वो अच्छे के लिए कर रही है। जी लेकिन राजीव, साथ में अगर हम इस पूरी घटनाक्रम की हम बात करें, खासतौर पे एनआईए की जो कार्रवाई हुई है उसके बाद जो आरोप लगे हैं उसको लेकर क्या सरकार ने कोई अपनी तरफ से सफाई दी हो? क्या कुछ इस पूरी सफाई, क्योंकि जिस तरीके से कई ऐसे नाम शामिल हैं जो सीधे तौर पर किसान आंदोलन से जुड़े हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो मदद कर रहे हैं, वहां पर गाड़ियां पहुंचा रहे हैं, बस पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, लंगर की व्यवस्था वहां पर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को नोटिस भेजा गया है और इसी की वजह से लगातार जो आरोप सरकार के ऊपर लग रहे हैं, तो सरकार की तरफ से क्या कोई सफाई इस पूरे मामले पर आई है? देखिए, बिल्कुल बता, जिस तरीके से एनआईए की बात करें तो एनआईए की तरफ से जरूर नोटिस दिया गया है कुछ किसानों को, संगठनों को, नेताओं को भी। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से सरकार कहीं ना कहीं दोहरी नीति अपना रही है वो उससे साफ हो रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं इस आंदोलन को भटकाने की कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है। मगर जिस तरीके से कह सकते हैं और जो नारेबाजी की बात थी या फिर पोस्टरबाजी की बात थी, तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को गुमराह जरूर किया जा रहा है। मगर गुमराह होते हुए भी किसान सिर्फ एक ही मांग पड़े हुए हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, कृषि कानून को वापस लेना होगा। मगर जिस तरीके से सरकार दोहरी नीति के साथ साथ अपना रही है और कहीं ना कहीं किसानों को जो आंदोलन है उसे कमजोर करने के साथ साथ किसानों के अंदर फूट डालने का भी काम कर रही है, क्योंकि सरकार को पता है अगर किसानों के अंदर बीच में फूट रहेगी तो कहीं ना कहीं उनका आंदोलन टूटेगा और सरकार तक जो उनकी आवाज है वो नहीं आ पाएगी। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें कम से कम घर चले जाना चाहिए। उससे पहले सरकार ने भी ये बात कही थी तमाम किसान आंदोलन के नेताओं से कि आप लोग उन लोगों को घर भेज दीजिए। और ऐसे में आज जो तमाम जो सरकार के जो बात हो या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात हो, उन तमाम चीज़ों का जवाब देने के लिए जो महिलाएं हैं वो खुद आज परेड निकालने वाली है। महिला किसान के सम्मान में आज महिलाएं उतरने वाली हैं सड़कों पर। उससे संबंध में क्या कुछ जानकारी है? किस तरह की स्थिति आज रहने वाली है? कितने बजे से ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है? क्या पूरे देश में ये कार्यक्रम होगा या फिर सिर्फ दिल्ली की सीमाओं पर जहां पर आंदोलन चल रहा है सिर्फ वहीं पर कार्यक्रम होगा? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों को और महिलाओं को और बुजुर्गों को इस आंदोलन से दूर कर दिया जाए, यानी कि सीधा सीधा कहें तो कमजोर करने की वाली बात है। और यही चीज
सरकार भी बार बार कहती आ रही थी कि आप बच्चों को और महिलाओं को इस आंदोलन से दूर रखें ताकि वो अपने घरों में ही रहे। मगर जिस तरीके से किसानों ने स्पष्ट किया कि अगर हमने जीना है तो परिवार के साथ जिएंगे, ना ही परिवार से अलग होकर। मगर बात करें जिस तरीके से महिलाएं भी आज ट्रैक्टर मार्च के लिए तैयार है और कहीं ना कहीं दिल्ली की सीमाओं तक आने की कोशिश करेंगे, और ट्रैक्टर मार्च को एक परेड के रूप में देखा जा रहा है, यानी कि 26 जनवरी की जो तैयारी है उसका एक ट्रेलर है आज के लिए। इसीलिए उसके अंदर महिलाएं भी खास तौर पर रोल निभा रही है और ट्रैक्टर चलाकर ही वो यहाँ तक दिल्ली की सीमा तक आएंगी। और देखना होगा इसको रोकने के लिए सरकार की तरफ से कितनी बड़ी मुहिम की गई है, मगर सरकार की तरफ से स्पष्ट जरूर किया गया है कि किसानों को रोकने की कोशिश जरूर की जा रही है। मगर जिस तरीके से महिलाओं को और बच्चों के लिए दूर रहने की सलाह दी जा रही है सरकार की तरफ से भी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, मगर किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि हम इस तरीके की दलील नहीं मानेंगे। अगर हमने जीना है तो अपने परिवार के साथ और मरना है तो परिवार के साथ। इसीलिए महिलाएं भी उनका योगदान देने के लिए आज दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैक्टर मार्च के द्वारा जरूर आएंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से आज क्या कुछ अपडेट किसान आंदोलन से जुड़े हैं। साथ में उन्होंने ये भी जानकारी दी कि एक बार फिर से जो सरकार की तरफ से ये बात कही गई है कि कानून रद्द नहीं होगा, किसानों को कानून रद्द के अलावा कोई दूसरा विकल्प जरूर तलाशना चाहिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि दिल्ली से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली राजस्थान में आज से स्कूल खुलने जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद 10वीं और 12वीं क्लास के जो स्कूल हैं वो आज से खुल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अभिभावकों की सहमति के बिना छात्रों को एंट्री नहीं होगी और कोरोना के जो निर्देश हैं उनका ख्याल रखना होगा, विशेष तौर पर इनका ध्यान रखना होगा। या क्योंकि लगातार जिस तरीके से अभी भी जो कोरोना के संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए स्कूल खोलने की इजाजत जरूर दे दी गई है, लेकिन बावजूद इसके जो निर्देश हैं, जो सरकार की गाइडलाइंस है, उनका पालन जरूर करना होगा, चाहे वो अध्यापक हो चाहे वो छात्र हो जो वहां पर जाने वाले हैं। क्योंकि सीबीएसई की तरफ से परीक्षाओं की जो डेट आ चुकी है और ऐसे में प्रैक्टिकल को लेकर, खासतौर से प्रैक्टिकल की जो तैयारियां होनी है और उससे लेकर जो 12वीं के या 10वीं के जो कक्षा के छात्र हैं उनको विशेष तौर पर जाने के जो इजाजत उनको दी गई है। लेकिन उसके साथ में ये भी कहा गया है कि जो परिजन है वो इस पूरे मामले को लेकर उनकी इजाजत के बिना वो लोग वहां नहीं जाएंगे। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें कि राजस्थान में भी आज से 10वीं 12वीं के स्कूल खुलने जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी इसको लेकर कहा था कि पेपरों की वजह से जो तारीखें सामने आई हैं उसके चलते ये फैसला लिया जा रहा है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आज से दिल्ली और राजस्थान में स्कूल खुलने जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां वहां पर हो रही हैं और क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। देखिए बिल्कुल है, जिस तरीके से बात करें 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड के एग्जाम है और उनकी तारीखें नियुक्त कर दी गई है और कहीं ना कहीं सरकार अब स्कूलों को खोलने की कवायद पूरी कह सकते करने वाली है और कहीं ना कहीं हर तरीके से ये कोशिश की जाएगी 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम है उनके लिए बच्चों की जो पढ़ाई है वो खराब ना हो और इसीलिए ही स्कूल खोले जा रहे हैं। मगर जिस तरीके से कह सकते हैं शिक्षा मंत्री जो है मनीष सिसोदिया उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर परिजन चाहेंगे तो ही बच्चे स्कूल के अंदर आ सकते हैं। मगर कह सकते हैं कोरोना की जो परिस्थिति है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह का या इस तरह की जो प्रक्रिया है वो जरूर अपनानी होगी, चाहे वो बच्चे हो या फिर चाहे टीचर हो या फिर अभिभावकों को करना तो यही पड़ेगा। मगर जिस तरीके से बात करें कि सरकार की, तो सरकार बच्चों की परिजनों की सहमति के बगैर उनको जबरन स्कूल के अंदर नहीं आने देंगे और जैसे ही उनके परिजन चाहेंगे तो ही स्कूल के अंदर आने दिया जाएगा। मगर जिस तरीके से आज से जो तैयारी की गई है वो दिल्ली सरकार बच्चों के साथ साथ बच्चों के परिजनों की भी सहमति जिसमें जरूरी है। मगर शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि वो लगातार बच्चों के लिए इस तरह के कदम उठा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राजीव तिवारी जुड़े, उन्होंने पूरी जानकारी साझा की है। तो वहीं ग्राम सचिव की परीक्षा रद्द किए जाने के पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। हरियाणा में ग्राम सचिव की परीक्षाएं हुई थी, अब उनको रद्द कर दिया गया। उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस मामले पर सरकार को घेरा है और कहा कि ग्राम सचिव भर्ती परीक्षा रद्द करके बीजेपी जेजेपी सरकार ने हेराफेरी स्वीकार कर ली है। ऐसे में लूट और धांधली का अड्डा बने हरियाणा कर्मचारी चयन बोर्ड को बर्खास्त करके चेयरमैन और सदस्यों के खिलाफ में FIR दर्ज की जानी चाहिए। तो वहीं पूर्व
मंत्री और तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने भी इस विषय पर सरकार पर कटाक्ष किया है और कहा कि 2016 से प्रदेश में पेपर लीक का सिलसिला लगातार जारी है। कई भर्ती रद्द हो चुकी हैं। हरियाणा सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ मजाक कर रही है। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उपयुक्त युवाओं और नौकरियों में पारदर्शिता बरतने के चलते ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि कई जगहों से शिकायत मिली थी कि इस पेपर को लीक किया गया है, जिसके चलते ये बड़ा फैसला लिया गया। 2016 से लेकर अब तक जो है ये पेपर लीक का सिलसिला जारी है और पता नहीं कितनी नौकरियां जो हैं सरकार के कार्यकाल में रद्द हो चुकी हैं। ये सरकार युवकों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक कर रही है। 9 और 10 जनवरी को जो है ग्राम सचिव के परीक्षा ली गई और 19 जनवरी को जो है पेपर रद्द कर दिया जाता है ये कहकर कि भाई पेपर लीक हो गया है। कर्मचारी आयोग ये कह रहा है कि ये जो है पेपर नहीं, इसको रद्द करना पड़ेगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार युवकों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों हो रहा है? जो इस तरह के काम कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं और इस सरकार के कार्यकाल में कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए तो ये है। और पारदर्शिता जो सरकार जिसका दम भरती है, ये साफ स्पष्ट तरीके से पारदर्शिता नजर आ रही है कि किस तरह से युवकों के साथ मजाक किया जा रहा है। 6 लाख बच्चों ने ये पेपर दिए हैं, उनका क्या हाल होगा? और आज जो है कितना परेशानियों के साथ झेल कर उन्होंने पेपर दिए होंगे, पैसे खर्च करे होंगे, मेहनत करी होगी। आज वो पेपर रद्द करके इसलिए हो गया कि पेपर लीक हो गया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आज हरियाणा के अंदर जो हमारी बेरोज़गारी की जो दरें हैं वो सबसे ज़्यादा अव्वल उसके ऊपर हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये सरकार क्या कर रही है? वायदे करती है 75% युवकों को रोज़गार देने के, बार बार जो है ये पेपर जो है का सिलसिला जो है ये लीक हो चुका है और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं समझती हूँ ये इस तरह का खिलवाड़ जो ये सरकार कर रही है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं है। ये आने वाले समय में ये हमारे जो बच्चे हैं इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। देखिए, ये संज्ञान में आया था कि कई प्राइवेट कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस के अंदर ग्राम सचिव के एग्जामिनेशंस के अंदर पेपर की आंसर की मोबाइलों पर मिली, बाहर से लोगों ने आंसर की प्रोवाइड करी। इसके बाद हमने प्रदेश भर के अंदर यही निर्णय लिया है कि जहां हमारा प्रयास है कि काबिल कैंडिडेट्स को जॉब मिले, अच्छी क्वालिटी की एम्प्लॉयमेंट मिले, इसलिए प्रदेश सरकार ने यही HPSC ने, प्रदेश सरकार ने तो नहीं, HPSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये निर्णय लिया है कि चारों जो एग्ज़ाम्स हुए थे 9 और 10 तारीख को। तो आपको बता दें कि हरियाणा में एक बार फिर से HSSC के द्वारा ग्राम सचिव की जो परीक्षाएं आयोजित कराई गई थी उनको रद्द करने का फैसला लिया गया है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि ये बात स्वीकार कर ली है सरकार ने कि उनकी सरकार में लगातार ये धांधलियां हो रही हैं। और इसी के साथ में आपको ये भी बताते चलें कि रणदीप सुरजेवाला ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। लेकिन साथ में तोशाम से कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी ने भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने भी कहा कि ये युवाओं के साथ में सरकार के द्वारा मजाक किया जा रहा है और सरकार को इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए। और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने कहा कि भविष्य में युवा सरकार के इन कामों को याद रखेंगे, इनको नहीं भूलेंगे। तो वहीं आपको बताएं कि रणदीप सुरजेवाला ने प्रदेश की खट्टर दुष्यंत सरकार को लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही इस तरह की बातें उन्होंने कही ट्वीट करके। साथ में वो जो कैंसिलेशन ऑर्डर था इन परीक्षाओं का वो भी साथ में अटैच किया और उसके बाद ट्वीट उन्होंने किया सुरजेवाला ने और साथ में सवाल खड़े किए खट्टर और दुष्यंत सरकार पर। आपको बता दें कि हरियाणा में गठबंधन सरकार चल रही है। हाल ही में ग्राम सचिव की परीक्षाएं हुई थी जिन्हें अब रद्द करने का फैसला हरियाणा के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि HSSC के द्वारा ये परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया गया है। उसी को लेकर अब ये सियासत लगातार जारी है। तो वहीं उद्धव ठाकरे सरकार की पार्टी शिवसेना पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने जा रही है। ये जानकारी शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ट्वीट करके जरिए दी है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए शिवसेना पक्ष प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने दिग्गज नेताओं के साथ में चर्चा करके चुनाव का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक संजय राउत बहुत जल्द ही पश्चिम बंगाल का दौरा करके शिवसेना का चुनावी बिगुल फूंकेंगे। शिवसेना पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को
पूरी ताकत के साथ उतारेगी। टीएमसी और बीजेपी के बीच चल रही राजनीतिक सियासत के बीच में चक्रव्यूह रचने की तैयारी से शिवसेना मैदान में उतर चुकी है, क्योंकि शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्नेहपूर्वक नजदीकी संबंध है। अब ऐसे में संजय राउत का दौरा पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या रंग लाएगा, ये तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन संजय राउत के पश्चिम बंगाल दौरे के दरमियान अगर ममता बनर्जी की मुलाकात होती है तो पश्चिम बंगाल की सियासत में भूचाल आना तय माना जा रहा है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारा संवाददाता मुरारी सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, एक बार फिर से शिवसेना ने दूसरे राज्यों में अपने कदम बढ़ाए हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने की जो बातें कही जा रही हैं, क्या कुछ पूरा ये मामला विस्तार से बताएं। सही कहना है। आपको बता दें कि शिवसेना पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए हुंकार भर चुकी है। बहुत जल्द ही संजय राउत पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और इसका खुलासा खुद शिवसेना प्रवक्ता राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ट्विटर के जरिए दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ उन तमाम बड़े नेताओं से बातचीत करने के बाद ये निर्णय लिया गया है। पश्चिम बंगाल में शिवसेना पूरी ताकत के साथ जो है कि मैदान में उतरेगी, जिसे लेकर राजनीतिक सियासत अब तेज हो गई है। जी मोहित। बिल्कुल, लेकिन मुरारी साथ में ये भी हम जानने की और समझने की कोशिश करें, क्या ये संकेत भी मिलने शुरू हो चुके हैं कि टीएमसी के साथ में शिवसेना गठबंधन कर सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी की खास नजदीकियां मानी जाती हैं, और ऐसे में क्या ये संकेत भी हैं गठबंधन के वहां पर? जी मोहित, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे, मौजूदा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कई बार मुलाकात हो चुकी है। कई त्योहारों पर उपहार भेजे जा चुके हैं और समय समय पर इन लोगों के बीच टेलीफोन पर बातें भी होती है। ऐसे में संजय राउत का पश्चिम बंगाल का दौरा और शिवसेना का पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना राजनीति में एक नया मोड़ देखने के लिए मिल सकता है। जानकारी ये है कि संजय राउत पश्चिम बंगाल का जब दौरा करेंगे उस दरमियान उनकी मुलाकात जो है कि ममता बनर्जी से होगी। अगर ऐसा होता है और शिवसेना वहां ममता बनर्जी के साथ मिलती है तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए एक हिंदूवादी का जो मुद्दा है वो शिवसेना एक तरफ से खींचने की कोशिश जरूर करेगी। जी मोहित। लेकिन मुरारी, एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि शिवसेना पश्चिम बंगाल में जाने की बात कर रही है, लेकिन संजय राउत वहां पर उनको भेजने की बात चल रही है कि संजय राउत को पहले वहां पर भेजा जाएगा। क्या ये कोई रणनीति है कि उद्धव ठाकरे को बाद में भेजा जाए, पहले संजय राउत वहां पर जाकर एक बेस तैयार करें, कैडर को तैयार करें? देखिए मोहित, ये कहना गलत नहीं है। पिछले 2-3 सालों की राजनीति में अगर शिवसेना की नजर डालें तो संजय राउत एक ऐसे कर्णधार की तरह शिवसेना के लिए बने हैं। जिस राह पर वो घूम रहे हैं उद्धव ठाकरे उसी राह पे चल रहे हैं। यही माना जा रहा है कि एक प्रवक्ता के रूप में इनकी एक छवि है और वहाँ के जो विधायक हैं, संसद है, क्योंकि राज्यसभा संसद भी है, वहाँ इनसे कई लोगों, कई प्रवक्ताओं से भी मुलाकात होती है और ऐसे में जो वहाँ कार्यकर्ता है उन लोगों के बीच एक अच्छी पैच बना सकते हैं और पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव को लेकर के एक अच्छी रणनीति तैयार कर सकते हैं, जमीन तलाश सकते हैं और उसके बाद शायद उद्धव ठाकरे और युवा नेता आदित्य ठाकरे वहाँ शिवसेना का शंखनाद करें। जी मोहित। लेकिन साथ में एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि बड़ा ऐलान है पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना, क्योंकि सामने बीजेपी होगी। क्या लग रहा है कि एक अलग तरह का ही चुनाव होने वाला है, जिसके साथ में अक्सर शिवसेना साथ में मैदान में चुनाव लड़ा करती थी, अब विधानसभा में वो उसके खिलाफ मैदान में उतरेगी? देखिए मोहित, चुनाव है, चुनाव में किस तरीके की राजनीति होती है जमीनी स्तर से लेकर ऊंचे लेवल पर भी देखा गया है। ऐसे में पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है उसमें शिवसेना जिस तरीके से कूद रही है ये कहना गलत नहीं है कि वो अपनी सहयोगी और अब विरोधी बन चुके बीजेपी को सीधा चुनौती करने जा रही है। क्योंकि इससे पहले अगर बिहार में चुनाव हुआ था वहां पर जो है कि शिवसेना 50 उम्मीदवार अपने उतारी थी। इसके पीछे की वजह क्या थी? ज्यादातर उम्मीदवारों के जमानत जब्त हो गए थे। बावजूद उसके पश्चिम बंगाल में किस बेस पर हुंकार बढ़ रही है, किस राजनीति के तहत बढ़ रही है, ममता बनर्जी का क्या साफ तौर पर नहीं तो पीछे से सपोर्ट कर रही है, इन तमाम बिंदुओं पर अगर नजर डालें तो कुछ ही दिन में सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।
जी मोहित। बिल्कुल, लेकिन साथ में जो कमेटी है, उनके जो नेता हैं शिवसेना के, महाराष्ट्र में जो काम लगातार कर रहे हैं, बेस को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं, इस खबर के बाद उन लोगों में कैसा उत्साह है? क्या वो लोग खुश हैं कि पार्टी अब दूसरे राज्य यानी कि पश्चिम बंगाल में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है, मजबूती से लड़ने की कोशिश कर रही है? तो नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है शिवसेना के? देखिए मोहित, शिवसेना के नेताओं की माने उनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी अब अपना पैर पसार रही है, पार्टी और राज्यों में जो है कि चुनाव लड़ रही है। हमें भी उत्साह है, हमें भी वहां प्रचार के लिए और अपने लोगों के बीच जाने का मौका मिलेगा। जिस तरीके से बिहार चुनाव में लोगों को प्रचार के लिए यहाँ से भेजा गया था, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल भी हमें जाने का मौका मिलेगा। हम शिवसेना की जमीन को वहां मजबूत करेंगे। तो उत्साह कार्यकर्ता हो या नेता हो या फिर मुंबई सहित महाराष्ट्र को तमाम शिवसैनिक है, इनमें साफ तौर पर उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन ये उत्साह चुनाव में कितना तब्दील होगा, इसका चुनाव में कितना फायदा होगा, ये आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा। जी मोहित। लेकिन मुरारी, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि शिवसेना के इस ऐलान के बाद में ये भी मान लिया जाए कि पश्चिम बंगाल में हो सकता है कि जल्द ही एक महागठबंधन का ऐलान किया जाए, टीएमसी, शिवसेना और कांग्रेस, क्योंकि यहां पर महाअघाड़ी दल है और ऐसे में अगर शिवसेना वहां पहुंचते तो यकीनन कांग्रेस के साथ मिलकर हो सकता है मैदान में उतरे और टीएमसी को भी साथ लाने की कोशिश करे, एक चुनौती बनाने की कोशिश करे बीजेपी के लिए अपने महागठबंधन को। इस तरह के कोई संकेत नजर आ रहे हैं क्या? जी मोहित, से कहना गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से टीएमसी और बीजेपी के बीच पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो काफिले के ऊपर हमला हो या उनके ऑफिस, टीएमसी ऑफिस पर हमला हो, जिस तरीके से राजनीतिक सियासत अब कह सकते हैं कि मारी मारा में तब्दील हो गई है, ऐसे में महागठबंधन बनाना और बीजेपी को रोकने की जो रणनीति है ये आने वाले समय में तैयार हो सकती है। और शायद यही वजह भी है मोहित कि यहाँ पर संजय राउत भेजे जा रहे हैं, क्योंकि संजय राउत दिल्ली में है और दिल्ली से जिस तरीके से उनसे कांग्रेस के नेताओं से और जिस तरीके से टीएमसी के नेताओं से अक्सर मुलाकात होती है, आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ेगी तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सामने एक महागठबंधन दिख सकता है जिसमें शिवसेना एक अहम भूमिका निभा सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। मुरारी सिंह मुंबई से हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि शिवसेना पश्चिम बंगाल में भी उतरने जा रही है। उसको लेकर संजय राउत जो कि प्रवक्ता है और सांसद हैं राज्यसभा से शिवसेना के, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। आज के लिए राजधानी लाइव में इतना ही। देखती रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।